नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस से हमें स्वागत है। आज तारीख है 15 अक्टूबर 2025 और आज का डिटेल न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये अक्टूबर 15 तारीख हो गया है और एक सप्ताह में आई थिंक दिवाली से पहले या दिवाली के 1-2 दिनों में आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। पीटी का पहले से ही माइंडसेट बना लीजिए, ये सबसे सही तरीका होता है। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं रेगुलर तो कम से कम मैं आपको फेल्योर हैंडल करने का तरीका तो सिखा ही सकता हूँ। पहले से ही माइंडसेट बना लीजिए कि अगर पास हो गए तो फिर आपको क्या क्या करना है और अगर नहीं हो पाता है पीटी एग्ज़ाम में तो फिर आपको क्या करना है। ये अपने पास में होना चाहिए प्लान कि मुझे आगे क्या करना है पीटी के रिज़ल्ट के पश्चात। अगर आप पीटी के रिज़ल्ट के बाद मेंस की तैयारी शुरू करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत कम समय होगा और सारा टॉपिक तैयार करना। और अगर पीटी में नहीं होता है तो फिर क्या करना है ये भी आपके पास में होना चाहिए। लिखित रूप से रखें तो और भी ज़्यादा बिल्कुल क्लियरिटी रहती है थॉट में कि मुझे क्या करना है। वो एक बहुत बड़े थिंकर हुए, उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम आधी सॉल्व तभी हो जाती है जब आप उसको पेपर पर लिख देते हैं। तो कोशिश कीजिएगा, छोटी छोटी चीज़ें करने से बड़ी बड़ी समस्याएं हल हो जाती हैं। आज के न्यूज़पेपर में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे 4 टॉपिक को। ऐसे टॉपिक हैं जहां से साइंस एंड टेक में भी आपका सवाल पूछ सकता है। साइंस एंड टेक और इकोनॉमिक्स से मैं मंडे से GS2 का आंसर राइटिंग शुरू कर रहा हूं, डेली आंसर राइटिंग में। तो जिन्हें जुड़ना हो बताइएगा, दिवाली का ऑफर वगैरह भी चल रहा है 6 मंथ 1 ईयर पर। आज इसका टॉपिक का वीडियो बना दूंगा साइंस एंड टेक का। जैसे गूगल ने अमेरिका के बाहर आज तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है अपने आंध्र प्रदेश में, $15 बिलियन का। बहुत सारा रकम होता है। पैसे भी से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि एक बहुत ही बढ़िया सा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा AI डेटा सेंटर का। AI हब, AI डेटा सेंटर बनाया जा रहा है गूगल के द्वारा आंध्र प्रदेश में। ये बहुत ही बड़ा न्यूज़ है। तो ये साइंस एंड टेक में आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में कि डेटा सेंटर क्या होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, भारत में बनने के क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। शॉर्ट आंसर में इस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। एक हम लोग लॉन्ग फॉर्मेट का भी सवाल करेंगे और भी कई सारे सवाल करेंगे। हरियाणा के न्यूज़ आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है। हरियाणा, वहाँ की पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती है। एक IPS पूरन सिंह थे, उन्होंने पहले अपनी जान दे दी थी। अब कल एक ASI हैं जिन्होंने जान दे दी और उन्होंने IPS पूरन सिंह पर आरोप लगा दिया कि वो भ्रष्ट थे। जबकि IPS पूरन सिंह ने वहाँ के DG के ऊपर में आरोप लगा दिया कि वो जो है भ्रष्ट हैं और मुझे जातिगत रूप से प्रताड़ित किया गया है। ये कोई सामान्य लोग नहीं है। IPS पूरन सिंह जी की पत्नी जो हैं वो IAS हैं। बिल्कुल समझिएगा कि इस लेवल के अधिकारी हैं कि CM के साथ अभी विदेश यात्रा पर थी, वो डेलीगेशन में शामिल थी। उनके साथ इस प्रकार की चीज़ें हो रही है कि वो अपनी जान देने को मजबूर हो रहे हैं। ASI के पद पर कई वर्षों से कार्यरत थे ये, जिन्होंने कल अपनी जान दी है, संदीप कुमार। और ये कोई छोटे लोग नहीं हैं। जो भी सरकारी विभाग में अभी काम कर रहे हैं, अगर वीडियो देख रहे होंगे तो बताइएगा मुझे कमेंट करके। जो पुलिस में होंगे या शिक्षक में होंगे, TRE में होंगे, उनको पता होगा कि हर विभाग में आज भी जातिगत चीज़ों का सामना करना पड़ता है। जाति आधारित डिस्क्रिमिनेशन सरकारी डिपार्टमेंट में जितना ज़्यादा है उतना तो समाज में भी नहीं है। ये मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ, आपको पता होगा, बताएंगे। अगर कोई सरकारी जॉब में आपके इर्द गिर्द होंगे तो निश्चित तौर पर आपको बताएंगे। कौन लोग हैं ये IPS वो होते हैं जिनको UPSC में के द्वारा एग्जामिनेशन पास करने के पश्चात से ट्रेनिंग दी जाती है। लवासनाम पहले, फिर हैदराबाद में ट्रेनिंग होती है और जो भी IPS IAS बनते हैं, जो भी ऑफिसर बनते हैं, वो सरकार के द्वारा ट्रेंड किया जाता है उनको। जब उनके अंदर से हम जात पात का डिस्क्रिमिनेशन नहीं निकाल पाए, जात पात का भेदभाव नहीं निकाल पाए, तो सामान्य जनता से आप कैसे यह अंदाज़ा लगा रहे हैं कि बिल्कुल सामान्य जनता जो बिल्कुल सेकुलर हो जाए, कास्ट को ना माने और सब कुछ सही हो जाए। जब आपके ही व्यक्तियों में इतना ज़्यादा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है तो सामान्य जनता में कैसे नहीं होगा। सवाल क्या पूछेगा आपसे? सवाल आपसे ये पूछा जाएगा, सवाल आपसे क्या पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है बंधुओं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। UPSC पेपर 4 इथिक्स में ही पूछा जा सकता है
और बीपीएससी GS2 पेपर, GS1 में भी करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। GS1 पेपर में एक सवाल कास्ट या बिहार आधारित पॉलिटिक्स से जरूर ही पूछा जाता है, गारंटेड होता है। तो आपसे पूछ सकता है कि सरकारी प्रशासन में या प्रशासन में मौजूद जातिगत भेदभाव के बारे में बताइए, इसके कारण, इसके प्रभाव और इसके समाधान के बारे में लिखिए। ये सवाल नोट कीजिएगा और लिखने का प्रयास कीजिएगा। या फिर एक बड़ा सा निबंध पूछ सकता है कि सरकार के जो विभाग हैं या सरकारी प्रशासन जो है उसमें जातिगत भेदभाव, उसके बाद से कारण प्रभाव और समाधान, या इस प्रकार से ही पूछ सकता है प्रशासन के सर्वोच्च पदों में जातिगत भेदभाव, कारण, प्रभाव और समाधान। 3 मैंने आपको सवाल दिए हैं। कृपया बंधुओं, भाइयों, बहनों, लिखने का प्रयास कीजिएगा इसको, कि लिखें ताकि आपका सही हो। एग्जाम्पल आपके समक्ष ही। अब इसका क्या परिणाम निकलता है, क्या इसका कारण है, वो तो आने वाले समय में ही हमें पता चलेगा। फिलहाल हम लोग आज का पहला न्यूज़ डिटेल में समझते हैं। $15 बिलियन का निवेश किया गया है आंध्र प्रदेश में गूगल के द्वारा। गूगल 15 बिलियन का निवेश कर रही है। गूगल अपने अगले 5 वर्ष में आंध्र प्रदेश में एक AI आधारित डेटा सेंटर स्थापित करने जा रही है। डेटा सेंटर क्या होता है बंधुओं? जैसे आप जो गूगल इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आपके जीवन में गूगल है? बिल्कुल ही गूगल है। अगर आपका एंड्रॉयड का फ़ोन है तो आप फ़ोन में कुछ भी कर रहे हैं तो डेटा जो है वो गूगल के पास में जा रहा है। डेटा का मतलब क्या होता है? आपके नाम, आपके ईमेल, आपके फ़ोन, आपका एज, ये सेंसिटिव डेटा हो गया, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गया। आपका चॉइस, आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, आप किस प्रकार की फिल्में देखते हैं, क्या आपने मैसेज में टाइप किया है, आप मैसेज में टाइप करिए शूज़, तो आपके जो इंस्टाग्राम है, आपका जो फेसबुक है, आपको सभी जगहों पर शूज़ के ऐड दिखने लग जाएंगे। अगर आप घूमने फिरने के वीडियो देखेंगे यूट्यूब पर, तो आपके यूट्यूब पर MMT का ऐप आने लग जाएगा, पता नहीं क्या फुल फॉर्म है उसका। तो इस प्रकार की चीज़ें डेटा होती है। हर आदमी के चॉइस, हर आदमी की पसंद नापसंद, इस तरह की करोड़ों डेटाएं होती हैं आपके बारे में, और उसके साथ साथ पर्सनल डेटा भी होता है। इन सभी को प्रोसेस किया जाता है। उसके आधार पर गूगल जैसी कंपनियां फ्री में इतना सब कुछ दे के काम करती है। जैसे यूट्यूब आपको ऑलमोस्ट फ्री में मिलता है, जीमेल आपको फ्री में मिलता है, ऑलमोस्ट 15 GB का उसमें डेटा भी मिलता है। इतना सारा चीज़ जो फ्री में मिल रहा है, दरअसल कुछ भी नेचर में फ्री होता ही नहीं है, उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ देना पड़ता है। तो वही हम डेटा देते हैं। तो इस डेटा को स्टोर करना, प्रोसेस करना, हर किसी के डेटा को एक जगह इकट्ठा करना, फिर उसको प्रोसेस करने का काम डेटा सेंटर में किया जाता है। यहाँ पर भारी मात्रा में अलग अलग प्रोसेसर्स होते हैं, अलग अलग यहाँ पर स्टोरिंग डिवाइस होते हैं, जिसमें सारा डेटा स्टोर करके फिर उसको प्रोसेस किया जाता है। 15 बिलियन लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। यह निवेश भारत और गूगल का अब तक का सबसे बड़ा निवेश होगा और अमेरिका के बाहर गूगल का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है। यह डेटा सेंटर AI तकनीक को बढ़ावा देगा, जिससे बड़े पैमाने पर डेटा प्रोसेसिंग, कंप्यूटिंग क्षमता शामिल होगी, जो भारत को वैश्विक AI हब के रूप में स्थापित करने का प्रयास है। और यह सही भी है। लेकिन एक चीज़ अच्छा है कि बुरा है, आप जानें, सारे बड़े बड़े ये जो इन्वेस्टमेंट आते हैं दक्षिण भारत में ही आते हैं। उत्तर भारत में इन्वेस्टमेंट अभी भी कम आता है। गुजरात में आ जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, यूपी में थोड़ा बहुत अब आने लग गया है योगी जी के सरकार में। उसके पश्चात तो बिहार, बंगाल, झारखंड, इन सब में तो नहीं ही आते हैं। जबकि डेटा सेंटर तो कहीं भी बनाया जा सकता है, क्योंकि उसमें कोई ऐसा कच्चा माल की आवश्यकता नहीं होती है। एक बार उसका सेटअप स्थापित करना होता है, फिर तो बस रिप्लेसमेंट और रिपेयरिंग पर ही काम चलता है। अडानी ग्रुप जो है और एयरटेल के साथ साझेदारी में, गूगल ने अडानी ग्रुप और एयरटेल के साथ साझेदारी की है, जो इस प्रोजेक्ट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा का निर्माण करेगी। इसमें एक नया अंतर्राष्ट्रीय सबसी गेटवे, समुद्री केबल सिस्टम भी शामिल है। अडानी और एयरटेल भारतीय कंपनियां हैं जो स्थानीय संसाधनों को उपयोग करेगी और स्थानीय लोगों को, लोकल लोगों को जॉब देंगी। जॉब क्रिएशन होगा, मार्केट में डिमांड बढ़ेगा। $15 बिलियन, वो भी 2 भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर गूगल निवेश करने जा रही है। अर्थात निश्चित तौर पर भारत में थोड़ा सा जॉब वगैरह का मार्केट सही होगा इसके कारण से। ऐसा इसमें बताया गया है कि लगभग में 1.88 लाख नौकरियां सृजित होंगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बोला है। तो ठीक है, ये राजनीतिक हो गया। अब कितनी सृजित होती है कितनी नहीं, ये बस बोल दिया जाता है, बाद में पता चलता है 10,000 लोग मात्र काम कर रहे हैं।
क्योंकि डेटा सेंटर में जो काम करेंगे, मैक्सिमम जो काम करेंगे वो बहुत ही हाई टेक वाले इंजीनियर्स ही काम करते हैं। उसके अलावा कुछ लो ग्रेड के नाम जॉब जरूर होती है अनस्किल्ड वाली, लेकिन मैक्सिमम जॉब जो क्रिएट होगा वो स्किल्ड ही होगा। और आने वाले समय में तो ऑटोमेशन हो जाएगा, तो स्किल्ड लोग भी हट जाएंगे, रोबोट वो काम करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई की भूमिका, उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, अच्छी चीज़ है। विशाखापत्तनम में एआई हब का स्थान, यह एआई हब विशाखापत्तनम के पोर्ट सिटी में बनेगा। बहुत ही खूबसूरत सा शहर है, बहुत ही साफ सुथरा, जीवन में एक बार जरूर जाएं। वाईजैक बहुत ही सुंदर सा शहर है जो भारत के पूर्वी तट पर एक प्रमुख वैश्विक नेटवर्क का हिस्सा होगा। पोर्ट सिटी की रणनीति स्थित समुद्र कनेक्टिविटी के कारण यह आदर्श स्थान है। यह स्केलेबल कंप्यूटर क्षमता भी है और सब कुछ है यहाँ पर। स्किल्ड लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि रहने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। तो पूर्वी कोस्ट पर सबसे अच्छी जगह है रहने के लिए। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, ईस्टर्न कोस्ट जो है ना भारत का, उस पर सबसे अच्छी जगह है रहने के लिए विशाखापत्तनम। और यहाँ पर जो प्राकृतिक पोर्ट भी है, यहाँ नेवी का भी है काफ़ी बड़ा कमांड सेंटर। इसके कारण से ये शहर काफ़ी अच्छा है इंफ्रास्ट्रक्चर और सभी दृष्टिकोण से, तो यहाँ पर इसलिए स्थापित किया जा रहा है। उत्तर भारत में किसी भी शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर विशाखापत्तनम जैसा बिल्कुल भी नहीं है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। तो उत्तर भारत में इसलिए भी निवेश कम आते हैं। दूसरा ये भी है कि समुद्र के तट के किनार में है, तो चूंकि सबसी केबल से इसको कनेक्ट किया जाएगा, इसलिए भी समुद्र के तट के किनार में इसको स्थापित किया गया है। ओके, भारत अमेरिका संबंध क्या होगा? तो जो अमेरिका के राष्ट्रपति महोदय हैं, उन्होंने बोला था कि भारत की इकॉनमी डेड इकॉनमी है। फिलहाल में उन्हीं के देश की एक बहुत बड़ी कंपनी $15 बिलियन निवेश करने जा रही है भारत में। तो ये भी एक सही चीज़ है। इससे ज़रा बेनिफिट पर अब हम लोग आएंगे कि इससे क्या क्या बेनिफिट होगा। विश्लेषकों के अनुसार यह निवेश एआई सेवाओं के लिए युवाओं को सशक्त बनाएगा। क्या मैं पढ़ा रहा हूँ आपको? आपसे सवाल पूछेगा कि हाल ही में गूगल के द्वारा $15 बिलियन का एआई डेटा सेंटर का निर्माण आंध्र प्रदेश में किया जा रहा है, इसके बारे में बताएं। छोटा सा सवाल हो सकता है, क्या क्या बताएंगे आप? बताएंगे कि भाई क्या है ये प्रोजेक्ट, उसके बाद बताएंगे क्या क्या बेनिफिट है, कुछ चुनौतियों के बारे में भी बताना पड़ेगा और एंड कर देंगे आप। लॉन्ग फॉर्मेट में पूछ सकता है कि एआई डेटा सेंटर क्या होते हैं, हाल ही में गूगल के द्वारा स्थापित किए जा रहे एआई डेटा सेंटर के बारे में लिखिए, इससे भारत को क्या बेनिफिट हो सकता है, इसकी चुनौतियां क्या हैं। तो ये लॉन्ग फॉर्मेट का सवाल हो गया। 4 डायमेंशन मैंने इसमें इंक्लूड किए कि डेटा सेंटर क्या है, गूगल ने जो निवेश किया है वो क्या है, इससे भारत को क्या बेनिफिट होगा और इससे चुनौतियां क्या क्या हो सकती है। 4 डायमेंशन में आपको लिखना पड़ेगा, 4 हेडिंग आपको आंसर में बनाना पड़ेगा। आंसर नहीं लिख पाए तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता डेटा सेंटर क्या होता है, एआई डेटा सेंटर क्या होते हैं? तो देखिए यहाँ पर क्या है। एआई डेटा सेंटर एक विशेष प्रकार की सुविधा फैसिलिटी होती है जो एआई एप्लीकेशन, मशीन लर्निंग मॉडल्स, डीप लर्निंग जैसे उन्नत कंप्यूटेशन कार्यों को ट्रेन, प्रशिक्षित करने, तैनात करने, संचालित करने के लिए डिजाइन किया जाता है। जो आप एआई पर टाइप करते हैं, आप अपने घर की तस्वीर डालिएगा और बोलिएगा कि दिवाली के लिए इसको कैसे डेकोरेट करें, आइडिया दो मुझे। तो आपके घर को डेकोरेट करके, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, आपके घर के डेकोरेट करके इमेज क्रिएट करके दे देगा। ये ज्ञान उसको कहाँ से मिला, ये ट्रेनिंग उसको कहाँ से मिली? तो हमने उसको ट्रेंड किया हुआ है, हम इंसानों ने, इंजीनियर्स ने उसको ट्रेंड किया हुआ है अपना डेटा दे करके। इतना सारा डेटा मौजूद है इंटरनेट पर, उन सभी का उपयोग किया जाता है एआई मॉडल को ट्रेंड करने के लिए। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप जो अभी हैं 25 वर्ष के हैं या 26 के हैं या 29-30 के हैं या 21 के हैं, आप भी तो 20 सालों से ट्रेंड हो रहे हैं। आप जो आज पढ़ते हैं वो कैसे पढ़ पा रहे हैं, आप जो आज चीज़ों को समझते हो कैसे समझ पा रहे हैं। तो आपके पूरे जीवन में आपने सीखा है, ट्रेंड हुए हैं। आप स्कूल गए हैं, 10th पास किया है, फिर ग्रेजुएशन किया है, 12th पास किया है, उसके बाद कोई डिग्री ली होगी, अभी आप सिलेबस पढ़ रहे। क्या कर रहे हैं आप खुद के मन मस्तिष्क को ट्रेंड कर रहे हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कौन से प्रॉब्लम? जीवन की समस्याएं और एग्जाम में जो लिखित आएगा समस्या, प्रॉब्लम जो सॉल्व जो दिया जाता, सवाल जो दिया जाता है, उन समस्याओं को। तो आप भी तो ट्रेंड हुए हैं। उसी प्रकार से एआई को भी ट्रेंड किया जाता है। एआई तो स्कूल नहीं जाएगा, तो उसको ढेर सारा डेटा फीड करवाया जाता है, खिलाया जाता है, दिया जाता है, जिसके आधार पर वो खुद को ट्रेंड करता है। तो इसी के कारण से इस प्रकार के डेटा सेंटर की आवश्यकताएं पड़ती हैं। आपसे सवाल ये पूछ सकता है, मैं इतने देर से भाषण दे रहा हूँ, उसमें सवाल है। सवाल ये है कि एआई डेटा सेंटर की आवश्यकता क्यों पड़ती है हमें। अब इसको लिखिए, तो इसी में आपको पॉइंट लिखने पड़ेंगे।
ये सामान्य डेटा सेंटर्स अलग होता है क्योंकि इसमें एआई की भारी गणना आवश्यकताओं पूरा करने के लिए उच्च क्षमता वाले हार्डवेयर, स्टोरेज, कूलिंग सिस्टम लगाने होते हैं। यही इसकी डिमेरिट में आप यही लिखेंगे। क्यों भाई? क्योंकि कूलिंग के लिए सामान्य तौर पर भारी मात्रा में जल का उपयोग किया जाता है। जल का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के डेटा सेंटर को बहुत बड़ी मात्रा में बिजली चाहिए होता है। उस पूरे एरिया के बिजली पर 50% बिजली का उपयोग ये कर लेगा। इतने बड़े मात्रा में इसको बिजली चाहिए होता है। तो इन्वेस्टमेंट है तो उसके कुछ डिमेरिट भी हैं। अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा की मांग और पानी जैसी चीज़ों का डेटा सेंटर को कूल करने के लिए स्टोरेज डिवाइस जो होते हैं उनको पानी में डुबा करके रखा जाता है कई बार। तो ये भी एक डिमेरिट के तौर पर आप लिख सकते हैं। देखिए क्या क्या होता है। जीपीयू, टीपीयू। जीपीयू ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। बहुत पावरफुल मशीन होते हैं। एआई के दौर में इसी का उपयोग किया जा रहा है। तो इस प्रकार के मशीन बहुत ज़्यादा तेज होते हैं और बहुत ज़्यादा एनर्जी इनको डिमांड में चाहिए होता है। विशाल स्टोरेज नेटवर्किंग, उन्नत कूलिंग पावर सप्लाई, सुरक्षा और स्केलेबिलिटी, इसके कारण से डेटा सेंटर बनाए जाते हैं। कैसे काम करता है ये आपको नहीं जानना है क्योंकि ये ज़्यादा ही टेक्निकल हो जाएगा। अब देखिए ज़रा क्या है। एआई डेटा सेंटर एआई क्रांति का आधार है। स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन जैसे नवाचार लाते हैं, लेकिन ये पावर और वाटर की खपत बहुत ज़्यादा करते हैं। ऊर्जा और पानी की खपत बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, पर्यावरण संबंधी चिंताएं पैदा होती हैं। इसको भी याद रखिएगा। ये चुनौती के रूप में कंक्लूजन से पहले 2 लाइन चिपका देना है। भारत को फायदा, आर्थिक विकास और रोजगार सृजन, तकनीकी उन्नति और एआई नेतृत्व। एआई के वैश्विक पटल पर हम खुद को स्थापित कर पाएंगे। भारत अमेरिका संबंध में एक पक्ष के रूप में, एक सरप्लस के रूप में आप रख सकते हैं कि इससे भारत अमेरिका संबंध में थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा हमें, क्योंकि गूगल इतना बड़ा निवेश बिना अमेरिकी गवर्नमेंट के अनुमति के तो नहीं करने जा रही है। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी एक पॉइंट होगा। क्षेत्रीय और सामाजिक लाभ होगा इससे, पर्यावरण और सस्टेनेबिलिटी। क्लाउड और एनर्जी सिस्टम से साफ सुथरी तकनीक आएगी जो ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देगी। ये ज़बरदस्ती का पॉइंट है, लेकिन फिर भी यूज कर लीजिएगा। इससे पर्यावरण को कोई खास फायदा नहीं होता है बंधुओं, इससे नुकसान ही होता है क्योंकि भारी मात्रा में जल और ऊर्जा का खपत होता है। तो इसको याद रखिएगा। इस टॉपिक को मैंने डिटेल में आपको समझा दिया है। अब अगला टॉपिक जो है, इसमें हम लोग भारत और फिलिस्तीन के बीच में संबंधों को पढ़ेंगे। भारत और फिलिस्तीन के बीच पढ़ेंगे क्योंकि गाजा जो है, गाजा पीस समिट हो गया है और हंसी ठिठोली हो रही थी वहाँ पर पीस समिट में। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बोलते हैं ट्रंप महोदय का, आई सैल्यूट यू। मतलब इतना ज़्यादा उन्होंने चाटना शुरू कर दिया है उनका जूता कि अब तो डॉक्टर्स को सर्जरी करके उनके जूते से उनका जीभ हटाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति बन गई है, मतलब गिर गए हैं बिल्कुल ही। खैर ठीक है, समझते जरा। तो उसमें ये सब लोगों ने मिलकर फैसला लिया। ट्रंप वहाँ पर ये बोल रहे थे कि हमने बीबी नेतन्याहू को इतना सारा हथियार दिया जिसका उपयोग करके उन्होंने गाजा को ऐसा बनाया और यह पीस डील आज संभव हो पाया है। हथियार जितने बेचने थे वो बिक गए हैं। अब वहाँ पर चूँकि मारने के लिए, गिराने के लिए कुछ है ही नहीं, भूखे लोग हैं, इसलिए सोचा पीस डील साइन कर लेते हैं। अब हथियार भी बिक गया अच्छा खासा, इसलिए पीस डील हुआ है। वास्तविकता इंसान की, दुनिया की यही है। पीस डील में अब ये हुआ है कि भाई पूरे दुनिया के लोग, अब हमने तोड़ दिया, तब सब लोग आ जाओ पैसा ले लेकर, मानवीयता के आधार पर कि इसको फिर से बनाते हैं हम, है ना। तो अब फिर से इसका नवनिर्माण शुरू हो रहा है। बना बनाया शहर को तबाह करो, फिर उसको बनाओ। जैसे आपके लोकल एरिया में भी म्यूनसिपैलिटी क्या कार्य करती है, सड़क सही है भाई, सड़क बन गया, फिर याद आता है कि यार पानी का पाइप डालना था, तो फिर सड़क को तोड़ो, फिर पानी का पाइप डालो, फिर उसको ढक दो। फिर कुछ दिन बाद सरकार का आ जाता है गैस पाइप भी डालना है, फिर तोड़ो, फिर गैस पाइप डालो, फिर ढक दो। अगर तोड़ेंगे नहीं तो म्यूनसिपैलिटी के लिए फंड कहाँ से आएगा, ठेकेदार का काम कैसे चलेगा। तो वैसे ही है ये भी, अगर गाजा को तोड़ते नहीं तो फिर से निर्माण करने के लिए हज़ारों करोड़ खरबों रुपया खर्च कैसे होता, कंपनियां कैसे अमीर होती। तो ये है वास्तविकता। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, इसके भारत को फायदे या प्रयास भारत के लिए रणनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक लाभ लेकर आएगा जो मध्य पूर्व नीति को मजबूत करेगा। क्योंकि इसके नवनिर्माण में भारत भी अब सहयोग कर रहा है। इंडिया लुकिंग टू सेंड रिलीफ मटेरियल एज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट टू द पीपल ऑफ गाजा इन द कमिंग डेज
और वीक मतलब आने वाले दिनों सप्ताह में भारत जो है मानवीयता का आधार पर ढेर सारी वहाँ पर एड भेजने की तैयारी कर रहा है। राहत सामग्री और उसके नवनिर्माण में मदद करने के लिए भारत सरकार तैयार बैठी हुई है। तो नवनिर्माण की बातें तो हम लोग देखेंगे। इससे क्या होगा, कूटनीतिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, क्षेत्रीय स्थिरता बढ़ेगी, मानवीय और सॉफ्ट पावर का लाभ होगा, आर्थिक अवसर और निवेश सृजित होगा, सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग भी स्थापित हो सकते हैं। ये तो पॉइंट हो गए जो न्यूज में से निकल करके आए। क्या बेनिफिट हो सकता है भारत को गाजा के पुनर्निर्माण में शामिल होने से और वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन जो राहत सामग्री है वो भेजने से क्या फ़ायदा हो सकता है। अब ज़रा भारत और फिलिस्तीन के संबंधों को हम लोग डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बीपीएससी मेंस में भारत इजराइल पूछ चुका है, भारत और इजराइल पूछ चुका है, भारत और मिडिल ईस्ट पूछ चुका है, भारत और फिलिस्तीन नहीं पूछा गया है। यहाँ से सवाल संभावित हैं। कल भी मैंने आपको आईआर का एक टॉपिक करवाया था, आज भी करवाया। दुनिया में जितना ज़्यादा युद्ध करेंगे ये लोग, अपना आईआर का सिलेबस बढ़ता जाएगा। और एक और टॉपिक है, मंगोलिया के जो राष्ट्र प्रमुख हैं वो भारत की यात्रा पर आए हैं। भारत मंगोलिया संबंध को हम लोग कल पढ़ेंगे। फिलिस्तीन मुद्दे भारत के लिए भारत का समर्थन राष्ट्र की विदेश नीति का अभिन्न हिस्सा रहा है। गांधी जी ने बोला था कि फिलिस्तीन की जो भूमि है वो अरबों के लिए ही है और अरबों की ही भूमि है। 1974 भारत फिलिस्तीन मुक्ति संगठन पीएलओ को फिलिस्तीनी लोगों के एकमात्र वैध प्रतिनिधि के रूप में मान्यता देने वाला पहला गैर अरब देश भारत ही बना था। पीएलओ को समर्थन दिया था भारत ने और मान्यता भी दी थी। भारत ने विभिन्न बहुपक्षीय मंच पर फिलिस्तीन मुद्दों को समर्थन देने में सक्रिय भूमिका निभाई थी और जिसके कारण से भारत और फिलिस्तीन के संबंध जो हैं वो औपचारिक हैं। भारत के प्रधानमंत्री फिलिस्तीन की यात्रा पर भी गए थे और भारत और फिलिस्तीन का जो संबंध है यह कई मायनों में पहले ज़्यादा बेहतर हुआ करता था। इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष से थोड़े दिन पहले ज़्यादा बेहतर हुआ करता था। 1974 भारत फिलिस्तीन मुक्ति संगठन पीएलओ को मान्यता देने वाला पहला गैर अरब देश। 1988 भारत फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था। 1996 भारत ने गाजा में फिलिस्तीन राज्य के लिए अपना प्रतिनिधि कार्यालय खोला। 2003 इसे रामल्लाह स्थानांतरित कर दिया गया। ये फिलिस्तीन का कैपिटल सिटी है। इजराइल के विपरीत फिलिस्तीन में भारत का कोई दूतावास नहीं है ऑफिशियल। भारत ने यूनेस्को को पूर्ण सदस्य के रूप में फिलिस्तीन को स्वीकृति देने के पक्ष में मतदान किया 2011 में। 2012 में भारत ने उस प्रस्ताव को सह प्रयोजक बनाया जिसमें फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र महासभा का गैर सदस्य राज्य बना दिया गया। ये क्या है, टाइमलाइन है भारत और फिलिस्तीन के संबंधों का। इतिहास से वर्तमान की ओर आना पड़ता है। आईआर का जब आप आंसर राइटिंग करते हैं, भले उसमें करंट पूछा जाता है लेकिन शॉर्ट में आपको टाइमलाइन लिखना चाहिए ताकि आपको मार्क्स ज़्यादा मिले। बगल में ऐसा बना लीजिए छोटा सा, इसे बॉक्स बना दीजिए, 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स, इतने सारे मत लिखिए। पहला लिखिए, उसके बाद बीच का एक लिख दीजिए, फिर अंत पर आ जाइए। इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो ये आपको मैं सिखा रहा हूँ कि कैसे लिखना होता है। 2015 भारत ने एशियाई अफ्रीकी स्मारक सम्मेलन में फिलिस्तीन पर बांडुंग घोषणा का समर्थन किया। सितंबर 2015 भारत ने संयुक्त राष्ट्र परिसर में फिलिस्तीनी ध्वज लगाने का समर्थन किया था। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि भारत ने अभी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जितने भी बार युद्ध चले तो युद्ध विराम के लिए एक भी बार यूएन में वोट नहीं किया भारत ने। भारत और फिलिस्तीन का संबंध जो है काफ़ी अच्छा रहा है। हमेशा से फिलिस्तीन के हितों का समर्थन किया है और 2 नेशन को भारत ने हमेशा से ही मान्यता दी है कि वहाँ पर केवल फिलिस्तीन नहीं होगा बल्कि इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही होगा। इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, केवल इजराइल नहीं होगा बल्कि इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही होगा। दोनों कथन बहुत अलग अलग हैं, दोनों को ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है। 1988 से भारत ने फिलिस्तीन को एक मान्यता दी है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा, ग्रामीण विकास और क्षमता निर्माण जैसे कई क्षेत्रों में फिलिस्तीन के राष्ट्र निर्माण के प्रयासों में लगा हुआ है। भारत ने हमेशा ही उसको हर साल कुछ न कुछ मात्रा में बजट बना करके उसको पैसे देता है ताकि वहाँ पर मानव राहत के प्रयास किए जा सकें। भारत का ध्यान पश्चिम से जुड़ने पर एक्ट ईस्ट नीति के बाद सरकार अपना ध्यान लिंक वेस्ट पर केंद्रित कर रही है। पश्चिम एशिया हमेशा से भारत का विस्तारित पड़ोस रहा है और खाड़ी और इन सब देशों मिलाकर के 60 लाख करीब भारतीय भी रहते हैं। अगर फिलिस्तीन का अरेबियन देशों का पक्ष हम नहीं लेंगे तो ये जो भारत के लोग इतने सारे अरेबियन देशों में रहते हैं उनके लिए भी चुनौती उत्पन्न हो सकती है और हमारी ऊर्जा संकट के लिए भी जिम्मेदार हो सकता है, क्योंकि फिलिस्तीन जो है
अरब देश की सहानुभूति होती है उसके साथ में, और अगर हम फिलिस्तीन का समर्थन पूर्ण रूपेण नहीं करके इजराइल के समर्थन करने लग जाएंगे तो भारत और अरब के संबंध जो हैं यह बिगड़ सकते थे। अब ऐसा नहीं है, अब तो अरेबियन देश भी फिलिस्तीन को इग्नोर कर देते हैं, तो बाकी देश तो करेंगे ही। भारत और फिलिस्तीन के बीच नियमित रूप से उच्च स्तरीय द्विपक्षीय यात्राएं होती हैं। मोदी जी ने 2018 में वहाँ की यात्रा की थी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 2015 में फिलिस्तीन की पहली यात्रा की थी। भारत और फिलिस्तीन के बीच पहली संयुक्त आयोग बैठक नवंबर 2016 में रामल्ला में आयोजित की गई थी। भारत और फिलिस्तीन के बीच पहला विदेशी कार्यालय परामर्श मई 2015 में रामल्ला में आयोजित किया गया। FOC का दूसरा दौर 2017 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ये जो FOC हुआ है ये 2015 में, इसका दूसरा दौर नई दिल्ली में हुआ था। अब अगर आप देखिए क्या है IBSA, भारत, इंडिया, ब्राज़ील, द साउथ अफ्रीका ने फिलिस्तीन में 5 परियोजनाओं को भी वित्त पोषित किया है। इन तीनों देशों ने मिलकर के वहाँ पर एक फंड का कोष बनाया हुआ है और उसके जरिए फिलिस्तीन में कई सारी परियोजनाओं में फंडिंग करते हैं ये 3 देश, जिसमें रामल्ला में इंडोर बहुउद्देशीय खेल परिसर, गजा में फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट सोसाइटी के अल कुदस अस्पताल की एक इकाई का स्थापना, उसके साथ ही कई सारे मेडिकल सेंटर और लोगों की सहायता के लिए सेंटर वगैरह बनाए गए हैं इन 3 देशों के फंडिंग के द्वारा। इन 3 देशों के द्वारा संयुक्त रूप से एक फंड तैयार किया गया है और उसके द्वारा मदद किया जाता है। भारत और फिलिस्तीन के बीच व्यापार इजराइल के माध्यम से होता है, स्वतंत्र व्यापार नहीं होता है। सीमित आंकड़ों से पता चलता है कि भारत फिलिस्तीन वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार लगभग में $40 मिलियन का रहा है। भारत से निर्यात भी होता है कई सारे चीज़ों का, जिसके कारण से भारत और फिलिस्तीन के बीच में संबंध अच्छे रहे हैं। संस्कृति एवं लोक के बीच संबंध, भारतीय कला और संस्कृति, विशेष भारतीय फिल्में फिलिस्तीन में बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। वहाँ पर एक सॉफ्ट पावर के रूप में भारतीय फिल्में काम करती हैं क्योंकि बहुत लोग पसंद करते हैं भारत की फिल्मों को। विभिन्न फिलिस्तीनी शहरों में भारतीय प्रतिनिधि कार्यालय द्वारा फिल्म शो, फोटो प्रदर्शनी सहित अनेक सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। रामल्ला में पहला भारतीय रेस्तरां जनवरी 2018 में खोला गया। भारत फिलिस्तीन युवा आदान प्रदान कार्यक्रम 2017 में शुरू किया गया था। अर्थात आर्थिक, सामाजिक और पॉलिटिकल और कल्चरल सभी प्रकार के हमारे संबंध हैं फिलिस्तीन के साथ में। इसको याद रखिएगा, ये भारत और फिलिस्तीन का संबंध जो है आपसे पूछा जा सकता है मेंस एग्जामिनेशन में, GS1 पेपर में पूछा जा सकता है। अगला जो टॉपिक है SAIEE, सिंक्रोनस ऑल इंडिया एलिफेंट एस्टिमेशन। इस प्रोग्राम के तहत में हाथियों की गणना की गई है भारत में, जिसमें कुछ रिपोर्ट में कुछ चीज़ें आई हैं, उसको मैं बता देता हूँ। यहाँ से सवाल PT एग्जामिनेशन में 72 में और AEDO एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है। देखिए इसमें कहा गया है 2022-23 के रिपोर्ट के बारे में कि 18% की गिरावट दर्शाती है। रिपोर्ट में DNA विश्लेषण व अन्य वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया गया है हाथियों की जनगणना करने के लिए। हाथी आबादी में 18% गिरावट। भारत के एशियाई हाथी आबादी का अनुमान 22,446 है, जो 2017 का अनुमान 17,312 से 17.8% कम है। अगला जो इसमें बताया गया है कि पश्चिमी घाट जो है वेस्टर्न घाट का ये जो इलाका है गुजरात से लेकर के तमिलनाडु तक का, ये इलाका जो है यहाँ पर हाथियों की आबादी सबसे ज़्यादा है। किन किन में होगा भाई? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन सब में हाथियों की आबादी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पश्चिमी घाट में कुल आबादी का 53.2% रहते हैं। 11,000 करीब इस इलाके में रहते हैं, 12,000 जो कि प्राथमिक निवास स्थान इनका बना हुआ। अन्य क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी पहाड़ी जो है, ब्रह्मपुत्र की घाटी, शिवालिक व उत्तरी मैदान में 2,000 के करीब हाथी हैं और पूर्वी घाट में 1,495 हाथी हैं। तो ये भी याद रखिएगा कहाँ कहाँ पर सबसे ज़्यादा हाथी है, ये पूछा जा सकता है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है भाई? तो वेस्टर्न घाट में, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में ब्रह्मपुत्र घाटी में 29% करीब में हाथी पाए जाते हैं। शीर्ष राज्यवार विवरण, प्रमुख कर्नाटक में सबसे ज़्यादा, फिर असम, तमिलनाडु, फिर केरल। देखिए क्या है, असम में 4,159, रिपोर्ट के अनुसार असम सबसे अधिक। तमिलनाडु में 3,116, केरल 2,785, उत्तराखंड 1,785, उड़ीसा 912। ये भी याद रखिएगा, इस रिपोर्ट के अनुसार किसी एक राज्य में अगर सबसे ज़्यादा बताया गया, इस रिपोर्ट के अनुसार है तो वो असम में बताया गया 4,159 वहाँ पर रहते हैं। देखिए अगला क्या है, कर्नाटक में सबसे अधिक है। एक यहाँ पर मिस्टेक हुआ था, असम में तो 4,000 है लेकिन कर्नाटक में जो है ये करीब में 6,000 है, 6,013 है। वही मुझे आश्चर्य लगा, असम में कैसे सर्वाधिक हो सकता है। कर्नाटक में ही सब ज़्यादा है, इसको जरूर याद रखिएगा। बाय मिस्टेक है, ये टाइप गलत टाइप हुआ है, मैंने करेक्ट कर दिया है, ध्यान रखिएगा इसको। सबसे ज़्यादा कर्नाटक में है 6,000। ओके,
इसको जरूर ही याद रखें। फिर असम की बारी आती है, कर्नाटक प्रथम, फिर असम, फिर तमिलनाडु, देन केरल का स्थान आता है। तो ये याद रखिएगा, कृपया इस सीक्वेंस को याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। और इस रिपोर्ट का भी नाम याद रखिएगा, इस रिपोर्ट के अनुसार ही ऐसा कहा जा रहा है। ओके, देखिए अगला क्या है, नई विधि और चुनौतियां। इसमें कई सारी अलग अलग विधियों का उपयोग किया गया। रिपोर्ट की सीमाएं, रिपोर्ट ने 2023 के पहले चरण के डेटा पर आधारित अनुमान दिया जो पूर्व सर्वेक्षण से सीमित है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि गणितीय मॉडल पर आधारित है जो परिदृश्य मॉडल से मेल नहीं खाता है। रिपोर्ट पर सवाल भी उठाए गए हैं। आपको बस ये याद रखना है कि भाई क्या है ये रिपोर्ट, उसमें क्या क्या कहा गया है। ये कहा गया कि 18% कम हो गया है, सबसे ज़्यादा पश्चिमी घाट में है, फिर नॉर्थ ईस्ट के जो ब्रह्मपुत्र की घाटी है उसमें विद्यमान है, पूर्वी घाट में मात्र 9% ही हाथी है। सबसे ज़्यादा है कर्नाटक राज्य में, उसके बाद असम में है, फिर तमिलनाडु का स्थान आता है, फिर केरल का स्थान आता है। इसको भी याद रखिएगा। भारत में कुल एशियाई हाथी की आबादी का 60% है। अगर एशिया में 100 हाथी हैं तो भारत में 60 रहते हैं। वैश्विक 48,000 से 52,000 का बड़ा हिस्सा है। गिरावट आवास हानि है, सबसे बड़ा कारण जो है कि इनका जो आवास है जंगल में जो रहते हैं उन्हीं को हम खत्म कर रहे हैं। रिपोर्ट ने सुझाव दिया है कि नीतियां टाइगर सेंसर जैसी जेनेटिक विधियों को अपनाएं जो हाथी संरक्षण को मजबूत करेंगी। जिस प्रकार से टाइगर संरक्षण पर सरकार का बहुत ज़्यादा ध्यान है, उसी प्रकार से हाथियों के संरक्षण पर भी ध्यान देना चाहिए। इस रिपोर्ट के बारे में पता होना चाहिए था आपको, इसलिए मैंने बता दिया है। ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा एक बार इसको अच्छे से, ताकि आपके एग्जामिनेशन में अगर सवाल आए तो वहाँ पर आप गलती ना करें। मैंने मिस्टेक को भी करेक्ट कर दिया है। सबसे ज़्यादा कर्नाटक में 6,000, देन असम में है, देन तमिलनाडु में है, देन केरल में है। इसको भी याद रखिएगा। कहाँ पर सबसे ज़्यादा, तो वेस्टर्न घाट में। कहाँ पर भाई कम में से है, तो वो है आपका ईस्टर्न घाट में 9% है। वेस्टर्न घाट के बाद से ब्रह्मपुत्र की घाटी में सर्वाधिक हाथी पाए जा रहे हैं। उत्तर भारत के मैदानों में भी हैं लेकिन कम है, 2,000 कुछ ही हैं। ओके, इस रिपोर्ट को याद रखिएगा। ये आज के प्रमुख टॉपिक थे। भारत और मंगोलिया के संबंध में आपको कल पढ़ाऊंगा। धन्यवाद। कुछ सुधार करने हो न्यूज़पेपर डिस्कशन में कि भाई कुछ इम्प्रूव किया जाए तो सजेशन दे सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच।